हेलो फ्रेंड्स। हमारे क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी सोशल साइंस का ये सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट द पावरफुल आइडिया अबाउट द फ्रीडम एंड इक्वालिटी circulated in the Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of the creating a dramatic change and drastical change in the society of structure. यानी कि उस टाइम की जो स्ट्रक्चर जो सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अलग अलग ग्रुप फॉर्म हुए। एज यू हैव रेड before the 18th century, the society was broadly divided into डिफरेंट एस्टेट फॉर्म्स। आपको मालूम है कि अलग अलग एस्टेट फॉर्म 1 और 2 और 3 ऐसे 3 एस्टेट के अंदर उसका क्लासिफिकेशन हुआ। एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च with the control economic and society powers. Suddenly after the revolution, it seemed possible to change these in many parts of the world, including the Europe and Asia. और यूरोप और एशिया के काफ़ी पार्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। न्यू आइडियाज़ अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल द सोशल पावर बिगन टू बी डिस्कस। यानी कि हर जगह इसके आइडियाज़ और उसके जो कंट्रोल सोशलिक पावर के चेंजेस के बारे में हर जगह इसका डिस्कशन हो रहा था। इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड there is your talks of the significance of the French Revolution and many other debates, the idea about the post-revolutionary Europe। और उसके पहले भी जो यूरोप के अंदर काफ़ी चेंजेस आए थे और रिवोल्यूशन हुए थे, तो उसको लेकर और जो इंडिया के अंदर जो सोशल रिफॉर्मर्स थे राजा राम मोहन रॉय, the development in the colonies in the turn reshaped these idea of a social changes। तो इसके अंदर काफ़ी सोशलिस्ट चेंज आया और एक न्यू शेप रीशेप फॉर्म आवर सोसाइटीज़। और इस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी चेंजेस आए आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड देन आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन। Not everyone in the Europe, however, wanted a complete transformation of the society. Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wishes for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, others were liberals or radicals. And what did the terms really mean in the context of the time? So what separate these strands of the politics and what link them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all the contexts at all time। यानी कि हर जो कंजर्वेटिव्स आए, लिबरल्स आए और रेडिकल्स आए, यानी कि हर एक टाइम पे नहीं, वन बाय रेडिकल के बाद लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स। तो हर एक के जो आइडियाज़ अलग अलग थे, डिफरेंट आइडियाज़ थे। ऑल्सो डिफरेंट चेंजेस इन द डिफरेंट आइडियाज़। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of the societies. Through the revolution of the Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape the society in the 20th century। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो इससे सोशलिज्म का आइडियाज़ मिला एंड मोस्ट ऑफ बहुत सारे उससे सिग्निफिकेंस मिले और पावरफुल आइडियाज़ मिले, जिसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी रीशेप हुआ और उसमें 20th सेंचुरी में भी उस काफ़ी चेंजेस हुए। नाउ विच 3 ग्रुप्स आर फॉर्म, मैंने पहले ही बताया कि 3 ग्रुप्स फॉर्म हुए थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। One of the group which looked to change the society were the liberals, and liberals wanted a nation
which tolerate all the religions. यानी जो लिबरल्स थे उनको रिलीजन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, यानी सारे रिलीजन वो एक्सेप्ट करते थे. बट we should remember that this time the European state usually discriminated in the favor of the one religion or the another. Britain favored the Church of the England, Austria, Spain favored the Catholic Church. तो यानी कि ब्रिटेन के अंदर वो लोग जो कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे, एंड लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोलेबल पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल्स. और लिबरल्स उसके अपोज थे बिकॉज ऑफ कि जो उनके पास से जो डायनेस्टिक रूल्स चले आ रहे थे, जो मोनार्की सिस्टम, यानी उसी के ऊपर उनका उनके फैमिली का ही रूल. तो दिस इज अ डायनेस्टिक रूल, and they wanted to safeguard the right of the individual against the government. और इस तरह वो लोग इस तरह खुद की सेफ्टी चाहते थे, इंडिविजुअल गवर्नमेंट हो. एंड दे आर्ग्यू फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट subject to law interpreted by well-trained judiciary that was independent of the rules and officials. इस तरह ऑफिशियल गवर्नमेंट हो, जुडिशरी हो, जो उसके प्रॉपर उसके जो लॉ बनाए और वहाँ हर एक को इक्वालिटी मिले. तो ये इसका मेन एम था. However, they were not Democrats and they did not believe in the universal aided franchise. That is a right of every citizen to vote. और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी हो, हर एक को वोटिंग राइट मिले, बट द गवर्नमेंट फॉर्म हो और सबको इक्वालिटी मिले. They felt men of the property mainly should have the vote, and they also did not want to vote for women. उस टाइम पे हम आपको मालूम है कि वीमेन को वोटिंग राइट नहीं थी, और जिसके प्रॉपर्टीज़ होती थी वो लोग ही वोट कर सकते थे. ये सारे काफ़ी चेंजेस हमारी सोसाइटी में आए. इन अ कॉन्ट्रास्ट रेडिकल. अब रेडिकल क्या चाहते थे? रेडिकल्स wanted a nation in which the government was based on the majority कंट्री पॉपुलेशन, यानी कि कंट्री की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन जिसको सिलेक्ट करे वो गवर्नमेंट फॉर्म हो. मैनी सपोर्टेड वीमेंस सफरेज इन द मूवमेंट. बहुत काफ़ी सारी वीमेंस भी इसके साथ जुड़ गई थी. अनलाइक liberals, they oppose the privileges of a great land owners and wealthy factory owners. They were not against the existence of the private property but disliked the concentration of the property in the hand of few. यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से उनको कोई लेना देना नहीं था, उससे कोई उनका मतलब नहीं था. बट जो यहाँ की जो बहुत बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी और लैंड थी वो ओनली फॉर फ्यू हैंड्स ऑफ, बहुत कम लोगों के हाथ में ही थी. यानी कि वहाँ पे उनका ही पावर, यानी कि जो हर लोगों के पास लैंड होनी चाहिए, उनके पावर्स होने चाहिए, यानी इंडिपेंडेंस होना चाहिए. तो ये सारा कुछ नहीं था. और जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो काफ़ी कम लोगों के पास थे और उनके पास ही लैंड और खुद के मकान थे. Conservatives were opposed to radicals and liberals after the French Revolution. However, even conservatives had opened their minds to need for changes. कंजर्वेटिव्स क्या थे? वे वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के ऑपोजिट थे, अपोज थे. एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हावेवर इवन द कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज. और उसके बाद भी जो रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद भी कंजर्वेटिव्स के माइंड तो चेंजेस के लिए खुले ही थी, क्योंकि उन वो लोग चेंज सोसाइटी के अंदर चेंज के लिए अग्री थे. पहले भी हमने देखा कि कंजर्वेटिव्स किस तरह ना उनको कोई प्रॉपर्टीज राइट ऐसा कुछ नहीं था, लोगों को इक्वालिटी मिले, और कोई भी रिलीजन कोई कोई भी पर्सन कोई रिलीजन फॉलो करे तो उससे कोई उसको मतलब नहीं था. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to idea of changes. By the 19th century, they accepted that some changes was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process.
यानी उसमें जो चेंजेस आ रहे थे, बट ये कैसे स्लो चेंजेस थे, इतना रैपिडली चेंजेस नहीं आ रहा था। और दे such different idea about the social changes clashed during the social and political turmoils that follow the French Revolution. The various attempt at revolution, national transformation in the 19th century helped define both the limits of the potential of these political tendencies. यानी उनके जो अलग अलग आइडियाज़ थे, जो हम सोसाइटीज़ के अंदर जो क्लैशेस होते थे, ये डायरेक्ट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर, डिफरेंट ग्रुप्स लेकर, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें भी ये अलग अलग जो रिवॉल्यूशन हुए और नेशनल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो ये जो 19th सेंचुरी में ये सारा उसकी जो ये अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म हुए और उनके जो डिफरेंट आइडिया की वजह से काफ़ी चेंजेस आया सोसाइटी के अंदर, और बोथ द लिमिट्स एंड द पोटेंशियल पावर और द पॉलिटिकल टेंडेंसी वुड बी चेंज। तो ये सारा चेंजेस हुआ। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस तरह चेंजेस है। The political trends were sign of a new times. अब पॉलिटिकल के लिए ये एक नया टाइम था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए, एंड इट वाज द टाइम ऑफ द प्रोफाउंड द सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज, और जिसमें सोशल और इकोनॉमिकल बहुत चेंजेस आए। It was a time when a new cities came up and new industrialized region developed, यानी कि नए नए सिटीज़ डेवलप हुए, नए इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप हुए, रेलवे एक्सपांडेड एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड, रेलवे इन्वेंशन हुआ, उसका एक्सपेंशन हुआ, ऑल्सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन अब्रॉड मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों को, मैन वीमेन और बच्चों को फैक्ट्रीज के अंदर वर्क मिलता था। सो वर्क आवर्स वर ऑफन अ लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, यानी वर्क के जो आवर्स होते थे वो बहुत लॉन्ग होता था, यानी कि बहुत सारा काम कर, बहुत टाइम उनके पास काम करवाया जाता था, बट उसके हिसाब से उनको वेजेस नहीं दिया जाता था, इसलिए वेजेस पुअर था। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अ कॉमन, और उस टाइम का एक ये जो प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये कॉमन प्रॉब्लम था हर एक लोगों का, particularly during the time of the law demand for the industrial goods, and housing and sanitization were problem since a town were growing rapidly। तो उस टाइम पे टाउन और ये सारा बहुत रैपिडली चेंजेस आ रहा था, हाउसिंग बढ़ रहे थे, सैनिटाइजेशन के जो प्रॉब्लम थे, तो ये उस टाइम पे लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर द सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज, और उस टाइम पे जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, तो ये सारे सॉल्यूशन ये सारे जो इश्यूज थे उसका सॉल्यूशन हो, इस तरह वो लोग चाहते थे। तो यहाँ पे उस टाइम पे मिड 19th सेंचुरी की लंदन की यहाँ पे एक तस्वीर दी है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी ऑलमोस्ट जो सारी इंडस्ट्रीज थी उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज थी, एंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves were often a property owners and employers having made their wealth through trade and or industrial ventures. They felt that such effort should be encouraged, और liberals और radicals themselves were often a property owner, वो जो उस टाइम पे जो एम्प्लॉयर्स थे और वो भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे, बट इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट देयर मनीज एंड कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज वेंचर्स, और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज वेंचर चल रहे थे, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज, और काफ़ी उसके लिए उनके जो एफर्ट्स को अगर इसके अंदर ज़्यादा किया जाए तो काफ़ी चेंजेस आ सकता है, दैट इट बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ़ द वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्थी,
यानी कि वर्क फोर्स अगर जो अच्छा सा लिया जाए तो इकोनॉमी भी एकदम हेल्दी इकोनॉमी बन सकती है और वहाँ के सिटीज़न में भी बहुत सारा एजुकेशन और बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं. Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, and they firm believe in the value of individual efforts, labor, and the enterprises. If the freedom of individual was ensured, if the poor could labor, and those with the capital could operate without restraint, they believe that a society would develop. Many working men and women who wanted a changes in the world rallies around the liberals and radical groups and parties in the early 19th century. तो बहुत सारे जो वर्किंग मैन वीमेन थे एंड वो लोग ये चाहते थे कि वर्ल्ड के अंदर काफ़ी जो लिबरल और रेडिकल जो ग्रुप्स थे और उनकी जो पार्टीज थी वो अर्ली सेंचुरी में उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो और उनका ये चाहना था कि एक नेशनलिस्ट ग्रुप फॉर्म हो या तो एक नेशन फॉर्म हो और नेशनलिज्म फॉर्म हो और जिसकी वजह से हर एक को राइट्स मिले. Nationalists, liberals, and radical wanted a revolution to put on end to the king government established in the Europe 1815. यानी कि जो मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो, राजाशाही ख़त्म हो और एक गवर्नमेंट फॉर्म हो. उस टाइम पे यूरोप में 1815 को लेकर ये बात है. इन फ्रांस, इटालियन, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्कीज. तो उस टाइम पे फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया तो ये सारी जगह हर जगह मोनार्की सिस्टम था. नेशनलिस्ट टॉक्स टू द रिवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट अ नेशन. और ये नेशनलिस्ट हो, नेशनलिज्म फॉर्म हो और एक नेशन फॉर्म हो वेर ऑल द सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स, कि जहाँ हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स मिले. आफ्टर 1815 Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with other to achieve this is Italy nationalist elsewhere and including the India read his writing. तो ये सारे उसके 1850 में जो गुज़रे माज़िनी था वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरिस्ट था. In the coming of the socialism to Europe, perhaps one of the most far-reaching, the vision of how society should be structured was a socialism by the mid-19th century in Europe. And socialism was a well-known body of idea and attracted widespread attention. और लोगों के अंदर ये एक सोशलिस्ट का एक आइडिया वाइड स्प्रेड हो गया था जिसकी वजह से यूरोप के काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ थे तो उसमें ये सारा लोगों के दिमाग में एक सोशलिज्म और नेशनलिज्म फैल गया था. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी और वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट थे एंड शो इट एज द रूट ऑफ ऑल द सोशल इल्स ऑफ द टाइम. Why individuals own the property that gave the employment, but the properties were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. So, if the society as a whole rather than a single individual controlled the property, more attention would be paid to collective social interests, and socialists wanted these change and campaign for it. तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल था कि जो उनके हाथ में प्रॉपर्टीज के उनके कंट्रोल में थी और मोर अटेंशन वुड बी पेड फॉर द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, कि उनके अंदर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था एक सोशलिज्म फॉर्म हो और सोसाइटी के अंदर काफ़ी चेंजेस आए उसके लिए काफ़ी कैंपेन हो. एंड हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, और उसके बिना किस तरह सोसाइटी के अंदर ये ऑपरेट हो सकता है. व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोसाइटी, किस तरह सोसाइटी एक फॉर्म हो सकती है. Socialists had different vision
of the future, and some believe in idea about the cooperatives. रॉबर्ट उवेन इन 1771 से लेकर 1858 में a leading English manufacturer sought to build a cooperative communities called the New Harmony in Indiana in USA. Other socialists felt that the cooperatives could not uh, build on a wide scales only through the individual initiative. They demand that government encourage cooperative in France. For the instance, Louis Bacon in 1813 to 1882, he wanted the government encourage the cooperative and replace the capitalist enterprises. वो ये चाहता था कि कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज हो और जिसकी वजह से कि कंट्री की इकोनॉमी बढ़े. द कोऑपरेटिव वर टू बी द एसोसिएशन ऑफ द पीपल who produce a good together, यानी कि लोगों के ग्रुप्स फॉर्म हो एंड उनके एसोसिएशन फॉर्म हो और जो यहाँ का जो गुड प्रोडक्शन अच्छा बने एंड डिवाइड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर. और इस तरह लोगों के वर्क के थ्रू उनमें रैपिडली प्रोडक्शन बढ़ाए जाए. सो कार्ल मार्क्स इन 18 to 1883, Friedrich Engels added other idea to this body of the arguments. Karl Marx argued that industrial society was capitalist and capitalists own the capital invested in the factories और कैपिटलिस्ट अपनी जो कैपिटल अपनी फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे एंड मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और उससे कैपिटलिस्ट को बहुत सारा यानी कंट्री को बहुत सारा प्रॉफिट होगा. ऑल्सो प्रोड्यूस जो वर्कर के द्वारा जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है उसका उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा. द कंडीशन ऑफ द वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज this profit was accumulated by the private capitalist. प्राइवेट कैपिटलिस्ट के जो प्रॉफिट बढ़ा उसके हिसाब से जो लेबर का जो वर्कर्स की वेजेस में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रोन कैपिटलिज्म एंड रूल द प्राइवेट प्रॉपर्टी. कार्ल मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन. और कार्ल मार्क्स ये चाहता था इन जो वर्करों को इन कैपिटलिस्ट के चुंगल से बचाया जाए. एंड वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट द रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी where all the property was socially controlled and this would be a communist society. और इस तरह कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश हो सकती है. He was convinced that worker would triumph in their conflict with the capitalist. और सारे वर्कर को उसने समझाया और उसने कि इन कैपिटलिस्ट के ऊपर तुम कैसे जीत हासिल कर सकते हो. कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर. यानी ये कम्युनिस्ट सोसाइटी को नेचुरल फ्यूचर के लिए एक नेचुरल सोसाइटी बन सकती है बट द वर्कर सपोर्ट टू हिम. अगर जो वर्कर उसके सपोर्ट करे तो. अभी हमारा यहाँ पर वीडियो पार्ट 1 फिनिश होता है. सो इन नेक्स्ट अदर चैप्टर्स कंप्लीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. ओके friends, bye. Subscribe my channel and share more students. Bye friends.